सभी को मेरा नमस्कार। इस लेक्चर में मैं अपनी खुद की 63rd जो बीपीएससी हुआ था से 2 साल पहले 3 साल पहले, तो इसका जो है जीएस सेकेंड में जो सेक्शन आपका इकोनॉमिक्स है और ज्योग्राफी है उसका आरटीआई कॉपी मैं आप लोग को आज साझा कर रहा हूं। और इसका करने का मेनली पर्पस ये था कि कई बार मैसेज या कॉल आता है कि जो जीएस पेपर सेकेंड में है बहुत डर लग रहा है, और ख़ास करके जो आपका सेक्शन इकोनॉमिक्स है या जो पॉलिटी उसमें बहुत डर लग रहा है। इसको कैसे किया जाए और कैसे इसमें अच्छा नंबर हम गेन कर सकते हैं। अच्छा नंबर का मतलब कि सेकेंड पेपर में अभी एवरेज जो मार्किंग चल रहा है 63rd बीपीएससी से एवरेज मार्किंग 300 में 110, 120, 130 मतलब यही इसी ग्रेड में सबका मार्क्स रह रहा है। हाईएस्ट जो है ना 150 प्लस समझिए हाईएस्ट मार्क्स हो रहा है। मतलब 150 प्लस की बात कर रहा हूँ, 150, 160 हाईएस्ट मार्क्स। ये पिछले 3 बार की बीपीएससी की बात बोल रहा हूँ मैं। उसके पहले 60 से 62 नंबर अच्छे मिलते थे, वहाँ 180 भी 200 भी मिलते थे। अब यहाँ अभी तत्काल में देख रहा हूँ पिछले 3 बार से 63, 64, 65 से ऐसा नहीं हो रहा है। और 66 में तो और भी मतलब कम मार्किंग हुआ, किसी को 90 भी मिला है जीएस पर सेकंड में, किसी को 80 भी मिला है, किसी को 110 मिला है। मतलब हाईएस्ट मेरे ख्याल से 150 से 155 के रेंज में है। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे अपनी आरटीआई कॉपी में खुद इकोनॉमिक्स सेक्शन में हम कैसे हर एक क्वेश्चन हम 22 नंबर लाए हैं। और ये उसमें 22 नंबर लाना बहुत मतलब कि एक अभी के मतलब जिस तरह से मार्किंग हो रहा है 22 मार्क्स एक बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है, खासकर इकोनॉमिक्स सेक्शन में। तो इस कॉपी को देखने बाद आपको यही पता चलेगा क्या क्या हम कंटेंट लिखे हैं कि हमको हर एक में 20 प्लस मिल सके। 20 प्लस का मतलब क्या है, अगर 8 क्वेश्चन अगर लिखिएगा तो आपको लोग 160, तो ये बहुत अच्छा मार्क्स सेकंड पेपर माना जाता है अभी के जैसा मार्किंग हो रहा है। तो इस कॉपी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कहाँ कहाँ कुछ गलतियाँ था और उस गलतियों से भी आप सीख सकते हैं ताकि आपको और भी बेहतर मार्क्स मिलेगा। तो आपके कई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं क्वेश्चन क्या था मैं वो दिखा देता हूँ, और मैं कौन कौन अटैम्प्ट किया था वो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन था यहाँ पे ये वाला कि पहला क्वेश्चन था कि वर्तमान में भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हें दूर करने हेतु सुझाव दें, साथ ही भारतीय कृषि के विकास हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों की चर्चा कीजिए। देखिए कितना लॉन्ग क्वेश्चन है, 38 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला क्या कर रहा है कि वर्तमान लिख दिया है, एग्रीकल्चर में क्या प्रमुख प्रॉब्लम्स है, चुनौतियाँ हैं, उसको लिखना है। फिर उसको दूर करने का सुझाव दीजिए। मतलब फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया। थर्ड कहता है कि भारतीय कृषि के विकास हेतु डेवलपमेंट हेतु सरकार क्या क्या काम कर रही है उसके प्रमुख कार्यक्रमों की। मतलब 3 पार्ट है क्वेश्चन में। मतलब अगर आपका मार्किंग पैटर्न अगर होगा, देखिए 38 को 3 से डिवाइड कीजिए, मतलब कि आपका 12 मतलब समझिए कि 12 नंबर पर सेक्शन में, यहाँ 12, यहाँ 12, यहाँ 12। मतलब इसी अगर आप इक्वल रेशियो में सबको लिखेंगे, अगर मान लेते हैं अगर आप 400 या 450 वर्ड लिख रहे हैं, अगर सब में आप 100 या 120 शब्द लिखेंगे सारे तीनों पार्ट में, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मतलब अच्छे मार्क्स मतलब कि आप 20 से अधिक मिलेगा। और अगर हर एक अंगल को आप डील नहीं करेंगे, आपको इसमें 15, 16 दे के वो क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इसलिए जो है ना पहली बात तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके हर एक डायमेंशन को ब्रेक कीजिए। नहीं अगर हिंदी आता है उसमें इंग्लिश पढ़िए कि क्या क्या मेन बात लिखा गया है, क्योंकि इंग्लिश से कुछ बेहतर समझ में आता है। तो आप ऐसे पहले प्रश्नों को पढ़िए, उसके अलग अलग डायमेंशन को ब्रेक कीजिए और माइंड में एक मैप बने। अच्छा यहाँ पे जो समस्या पूछ रहा है, आर्थिक समस्या है, तकनीकी समस्या है, बहुत सारी समस्या है यहाँ पे। फिर उसका दूर कर उपाय बताएंगे कैसे करेंगे, और फिर उसका कार्यक्रम को योजना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाए, क्योंकि हमको आगे जीएस पेपर 2 का पढ़ाना भी है इकोनॉमिक्स। आइए मैं इसका देखिए क्वेश्चन में बताता हूँ कैसे मैं लिखा हूँ। आइए देखिए मैं सबसे पहला जो है क्वेश्चन देखिए 6 है कि मैं क्या भूमिका क्या लिखा हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि मानी जाती है क्योंकि देश के 56% लोग इसी पर निर्भर हैं। कृषि भारतीय नागरिकों को रोजगार, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक विकास, महिला सशक्तिकरण आदि में सहायक सिद्ध है। परंतु भारत की कृषि व्यवस्था और नीति निर्माण में कई समस्या हैं, जिस कारण कृषि का पुनरुद्धार और पूर्ण विकास संभव नहीं हो पाया। देखिए मैंने यहाँ कोशिश क्या किया कि जो क्वेश्चन का डिमांड था कि भाई जो क्या समस्या है, ठीक ना, क्या उसका समस्या है, और उसको मैं यहीं पे दिखा दिया। मतलब कोशिश किया कि भूमिका में ही कुछ मतलब एग्जाम्पल को ये लग जाएगा नहीं भूमिका में ही हम मतलब क्या आगे लिखने जा रहे हैं उनको ही पता चल जाएगा। लिख दिया मैं दोनों बात लिख दिया, और मैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी थोड़ा सा दिखा दिया, और क्या इसमें जो कमियां हैं मैं थोड़ा सा भूमिका में एक लाइन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंट्रोडक्शन जो है ना हमेशा अकॉर्डिंग टू जो है ना प्रश्न होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ फ्लो चार्ट बना दिया। कई लोगों का डाउट होता है कि सर हम फ्लो चार्ट कैसे बनाए। देखिए मैंने यहाँ बॉक्स लिया, भारतीय कृषि की समस्या दिया,
हम क्या लिखा फिर यहाँ देखिए पहले क्या लिखे, आर्थिक समस्या, कृषि साख की समस्या है, बीज उर्वरक की सही नहीं मिलता है, भूमि वितरण नहीं है, प्रचंड बेरोजगारी इसमें है, विपणन की समस्या है। फिर देखिए प्राकृतिक में क्या दिखा है, मानसून नियमित नहीं है, जल जमाव की समस्या, बाढ़ सूखा है, मृदा अपरदन है, ये क्या है प्राकृतिक समस्या। फिर मैं यहाँ देखिए क्या किया, अब मैं यहाँ पे अलग से कर दिया क्या, संस्थागत समस्या, जिम्मेदारी प्रथा कहीं कहीं अभी भी अवेलेबल है, हदबंदी नहीं हुआ, चकबंदी नहीं हुआ, भूमि अधिग्रहण की समस्या है, फर्गुसन की समस्या है। फिर देखिए मैं क्या तकनीकी में क्या लिखा, हाइब्रिड बीज की कमी है, सिंचाई की सुविधा नहीं है, जैविक कृषि का नहीं है, आईटी का प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक ना। फिर मैं यहाँ लिख दिया अभाव है। फिर देखिए सामाजिक में क्या है, जातिवाद है, जनसंख्या ज़्यादा है, आरक्षण की प्रॉब्लम है, अन्य समस्या का राजनीतिक शक्ति की कमी है, WTO का मुद्दा है और वैश्वीकरण। मतलब मैंने इसमें लगभग सारा जितना भी था आपका मैं सब एंगल में इसमें डिस्कस कर दिया, इसमें कुछ मैं छोड़ा ही नहीं। तो इस फ्लो चार्ट को देखने के बाद ही किसी को लग नहीं, इसमें लगभग सारे डायमेंशन आप लोग यहाँ सीख सकते हैं कि कैसे जो है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ इंट्रोडक्शन जैसे आप यहाँ लिखे हैं तुरंत आप यहाँ पे स्टार्ट कर दें क्या, यहाँ पे जो आपका मेन ज़्यादा आपको कई लोग क्या करेंगे यहाँ इसके बाद एक और पैराग्राफ में कुछ से कुछ एक्स्ट्रा बात फालतू लिख नहीं, एक्स्ट्रा आपको नहीं लिखना, बस कोशिश ये करना है कि जो प्रश्न का डिमांड है तुरंत आना है, तुरंत है। क्योंकि आपके पास GS पेपर में लिखने के लिए मात्र आपके पास 20 से लेकर 22 मिनट है, इससे अधिक नहीं है, आपको पास एक्स्ट्रा टाइम लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए आप कोशिश करना तुरंत जो है ना ऐसे फ्लो चार्ट बना। अब देखिए मैं यहाँ क्या किया हूँ, अब लिखा हूँ वर्तमान समय में भारतीय कृषि अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रही है, जिसका वर्णन निम्न है। अब फ्लो चार्ट बना, आप देखिए मैं इसको कैसे कैसे लिखा आगे लिखा हूँ। प्राकृतिक समस्या देखिए क्या लिखा हूँ इसमें, प्राकृतिक समस्या के अंतर्गत बाढ़, सूखा, जल जमाव, मृदा अपरदन है, इसके अलावा कीट ये भी है। मैं आगे डील कर दिया। संस्थागत समस्या हम देखिए भूमि का असमान वितरण है, क्योंकि देश में 90% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, जैसे प्रथा हदबंदी सब ज़्यादा सफल नहीं हो पाया, मैं इसमें लिख दिया। बाकी आर्थिक समस्या हम देखिए भारतीय किसानों को ऋण नहीं मिलता है, सहकारी वाणिज्य बैंक समय पर ऋण नहीं देते हैं। आप यहाँ पे 1-2 डेटा यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है। प्रचंड बेरोजगारी हमारे कृषि में ज़्यादा है, मतलब कि जितना वर्कर ने जो उतना अधिक काम ही लोग कर रहा है। तकनीकी समस्या है, बीज की कमी है, ट्रैक्टर की कमी, हार्वेस्टिंग मशीन, बीज उर्वरक की कमी है, व्यापक प्रयोग नहीं हो रहा है देश में। सामाजिक समस्या है कि अभी भी देखिए ग्रामीण में जातिवाद है, जनसंख्या का अधिक समस्या सब है। इसके अलावा खेतों तक प्रयोगशाला, किसान कॉल सेंटर, विपणन आदि की क्या है समस्या। तो देखिए हालांकि मैंने यहाँ पे सब बात लिख ही दिया था, ठीक ना, यहाँ पर मैंने सब बात लिख ही दिया था, लेकिन फिर मैं इसको थोड़ा डील कर दिया कि मतलब कि लगे कि नहीं कम भी नहीं लिखना है, इसको डील कर दिया कारण में, ठीक ना। अभी इसके बाद देखिए हम, क्योंकि हमको इसमें और भी चीज़ डील करना था क्वेश्चन में, आगे यहाँ लिखने के बाद आप क्या कर दिए, कृषि समस्या को दूर करने के लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। सर्वप्रथम किसानों को उनके कृषि उपज का मूल्य दिया जाना चाहिए। मैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इस संदर्भ में किसान आयोग की सिफारिश लागू की जा सकती है, मैं यहाँ जिक्र कर दिया, जिसमें कहा गया है कि 3C मतलब एक कॉस्ट निकालने का तरीका है MSP में, किसानों को न्यूनतम मूल्य दिया जा सकता है। मैं यहाँ देखिए बता दिया सुझाव क्या पहला, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारे में दिक्कत क्या है कि मेनली कि किसानों को आय नहीं मिल पाता है ना भाई, किसान तो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनका इनकम मतलब उनका इनकम फिक्स नहीं है, मतलब किसान को ये नहीं पता है कि हम जो उपज कर रहे हैं उसका हमको उचित मूल्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप देख रहे होंगे अभी कुछ दिन पहले आया था, एक TV न्यूज़ में आया था कि किसान जो है ना अपना जो फसल जो है बर्बाद, मतलब ऐसे ही मतलब कि उसको गोभी का फूल गोभी का फसल था उसको बर्बाद कर रहे थे, क्योंकि उनको 1 रुपया भाव मिल रहा था। कई जगह देखिए किसान जो टमाटर को ऐसे फेंक देते हैं, क्योंकि जितना उनका लागत लगा उससे कम दाम में वो टमाटर बाजार में बिकता है। अब लागत है मान लीजिए 10 रुपया पर केजी, अब बिक रहा है 1 रुपये में, तो फिर तो किसान को आय नहीं निश्चित है। इसलिए मतलब यहाँ पे मैं लिख दिया कि सबसे बड़ी समस्या जो है ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस की है। अगर किसान को ये अगर फिक्स हो जाए ना, किसान अच्छे से काम करेंगे, ये मैं दिखा दिया। बाकी यहाँ पे वही भारत और कृषि की बाजार समिति बिखरी हुई, मतलब आप अभी भी देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र में खास करके बिहार से में देखिएगा बाजार में कहाँ मतलब किसान कहाँ अपना अनाज बेचे, ये मंडी की कमी, मतलब सबसे ज़्यादा मंडी की कमी है बिहार में। आप देखिए खास करके मतलब कि हम देखे हैं, ठीक है। आगे देखिए कि भारतीय किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मतलब कि जो DBT का भी लाभ नहीं मिलता। हाँ सॉरी, यहाँ मैं लिख दिया हूँ कि भारतीय किसानों को जो DBT के तहत जो है ना सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए, जिसे कभी बिहार सरकार कर भी रही है कि जैसे कभी जब बाढ़ आता है, कभी सूखा आता है, तो ये सब देखिए अगर डायरेक्ट अगर उनको नगद मनी दिया तो वह उस पैसे से कुछ और भी आप कृषि में विकास कर सकते हैं। बाकी इंडस्ट्री क्रांति के तहत बागवानी जल कृषि की व्यवस्था की जाए, मैं सुझाव दे दिया हूँ। बाकी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मेगा फूड पार्क की स्थापना पूरे भारत में की जाए, किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने प्रोत्साहित किया जाए, जैविक कृषि, ये सब मैं यहाँ पे डिस्कस कर दिया, ठीक है। बाकी आप कई तरह सुधार जैसे कि भूमि का असमान वितरण है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में लगभग 80% किसानों के पास, इससे भी अधिक पास जो है आपको 1 हेक्टेयर या उसके आसपास की ज़मीन है, ये सब करना पड़ेगा। बाकी सबसे प्रमुख ग्रामीण क्षेत्रों में किसान कॉल सेंटर होना चाहिए, किसान सेवा केंद्र होना चाहिए, वैज्ञानिक आदि की पहुंच बहुत ही क्या है। अगर मैं हमारे देश में अगर हर एक गांव में अगर एक कृषि वैज्ञानिक अगर मान लेते हैं, देखिए कितना कृषि का विकास हो सकता है, क्योंकि
एक वैज्ञानिक क्या करेंगे, प्रॉपर वे में खेती करने क्या करेंगे सिखाएंगे, क्योंकि किसानों को पता है खेती कैसे करना है, कौन का क्या लगाना है, कैसे लगाना, इसे नहीं पता है। बाकी कृषि उपज को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से क्या किया जाए, जोड़ा जाए, जैसे कभी अब ऑनलाइन पोर्टल जो हुआ है ई-नाम, उस सब यहाँ पे जिक्र मैं यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अब देखिए मैं यहाँ पे एक पेज में मतलब कोशिश किया कि 1 या 1.5 पेज में मतलब बराबर पार्ट में कि क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है, ये लिख दिया। बाकी देखिए मैं सेकंड पार्ट में यहाँ पे लिखा कि सरकार द्वारा जो है ना क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो मैं लिख दिया कि भारत सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजना के तहत कई कृषि योजनाएं लागू किया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि पर ही था। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड लेकर चला कि ताकि एग्जाम को ये ना लगे कि अभी की बात लिखा, मैं थोड़ा सा मतलब ये देखिए आपको डिपेंड करता है नॉलेज पे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे आगे मैं क्या किया, 1960 के दशक में फिर मैं क्या लिखा, हरित क्रांति शुरू की गई, इसमें बीज उर्वरक सिंचाई संबंधी योजनाएं चलाई गई, ठीक ना। 90 के दशक में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के तहत कृषि में कई सुधार किए गए, ठीक ना। वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि योजना, कृषि संबंध मतलब सारे जितना योजना उस समय था अभी भी चल रहा है, ये सब में देखिए सबका जनधन, गोबर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, क्लस्टर योजना, सब में ई-नाम, जैविक कृषि, सब में चर्चा जिक्र कर दिया। इसके अलावा नीति आयोग द्वारा 2022 तक किसानों को आय की दोगुनी करने की बात की गई है, ठीक ना। फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से किसानों को मिट्टी की जाँच में फायदा हुआ, इस सब में लिख दिया। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हमको क्या करना, जितना भी सरकार का प्रयास था, प्रयास को थोड़ा सा और हमको थोड़ा सा करना चाहिए था। मतलब इसको यहाँ पे हम ये कर सकते थे कि प्रयास में जैसे कि और भी कुछ योजना, जैसे कि देखिए होता क्या, कृषि में सबसे पहला क्या होता है, उसमें फर्स्ट होता है उसका किसी मिट्टी को तैयार करना, मृदा के बारे में, फिर होता है बीज के बारे में, फिर होता है सिंचाई होता है, फिर आपका उसमें विपणन होता है। हमको विपणन सबका भी प्रयास जो है इसमें सरकार का लिखना चाहिए था, थोड़ा सा हम यहाँ पे नहीं लिख पाए, तो और आप इसको जोड़ सकते हैं। तो अंतिम में वही मैं क्या लिखा हूँ, निष्कर्ष कहा जा सकता है कि भारतीय कृषि को यथासंभव जो है ना सुधार किए बिना भारत का सामूहिक विकास असंभव, अतः भारत और राज्य सरकार द्वारा इसके सामूहिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। मतलब यहाँ पर हमको थोड़ा सा और निष्कर्ष में थोड़ा सा कुछ अच्छे डेटा या फैक्ट का यूज़ करना चाहिए, तो नंबर हमको हो सकता है यहाँ 25 में मिल सकता था, लेकिन यहाँ हमको कितना मिला, 22, कितना मिला, 22। अब यहाँ देखिए आपको जो थोड़ा सा यहाँ पे जो हमको जो कमी लगा, देखिए भूमिका तो चलिए ठीक है, भूमिका में चलिए ठीक इतना आप लिखा, लेकिन ये भी फ्लो चार्ट भी सही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे जो मैं लिखा ये थोड़ा सा समस्या जो था, थोड़ा सा और भी कुछ इसमें हमको डेटा फैक्ट यूज करना चाहिए था यहाँ पे समस्या में। बाकी यहाँ जो कृषि का जो सुझाव में कुछ और भी लेटेस्ट हमको चीज़ें मतलब यहाँ पे आर्थिक में क्या करना चाहिए, तकनीकी में क्या, मतलब अलग अलग अगर हम डायमेंशन में लिखते हैं हमको थोड़ा सा और नंबर यहाँ पे मिल सकता था, ऐसे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम कार्यक्रम में थोड़ा सा और भी कुछ मतलब कि मॉडिफाई करके लिखेंगे तो हमको नंबर यहाँ पे मिल सकता था। चलिए कोई नहीं, 22 नंबर जो है ना आपका, इसको ये भी 22 नंबर बहुत अच्छा है। अगर देखा जाए अगर 22 अगर सब में मिल जाए, 22 8 मतलब समझिए कि आपका 170 प्लस आ जाएगा, इतना मतलब बहुत हाईएस्ट मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाकी देखिए तीसरा फातिमा क्वेश्चन मैंने इस टाइम कहा था, गरीबी क्या था। देखिए गरीबी क्वेश्चन ये था, गरीबी में कि भारत में गरीबी के अनुमान पर चर्चा करते हुए गरीबी के जिम्मेदार कारकों की व्याख्या करें। सरकार द्वारा गरीबी के दूर करने तो क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देखिए 3 पार्ट है यहाँ पे, गरीबी का अनुमान लगाइए पहला पार्ट, उसका क्या कारक है वो लिखिए, और सरकार क्या, यहाँ पे 3 पार्ट में, अब तीनों पार्ट को इक्वल लिखना पड़ेगा तभी आपको नंबर मिलेगा। मैं कोशिश किया कि तीनों पार्ट को डिस्कस, कई लोग क्या करते हैं कि 2 लिखे 1 छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है आपको एग्जाम में। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इसका भूमिका कहाँ गया, ये यहाँ पे। अब देखिए कई लोगों का ये डाउट होता है, क्या जिस पेज में एक आंसर खत्म हुआ क्या उसी पेज पे दूसरा आंसर शुरू कर सकते, एकदम कर सकते हैं। देखिए आप ये मान के लिए आपको 36 पेज मिलता है बीपीएससी में और एक्स्ट्रा पेज नहीं मिलता। 36 का मतलब क्या हुआ, 36 को अगर 8 से आप डिवाइड करेंगे क्या होगा, 8 4 32, यहाँ 4 मतलब कि समझिए कि 4.5 पेज आपको पर क्वेश्चन में मिलता है, 4.5 पेज मात्र, ठीक है। अगर आप मान अगर इतना में जगह छोड़ देता तो मेरा हो सकता आंसर छूट सकता था, इसलिए आप कोशिश करें जो ना कि थोड़ा सा अगर जगह बचा वहाँ से, हाँ अगर मान आपका आंसर यहाँ खत्म हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, तब तो आप नेक्स्ट पेज से शुरू करें। और कई लोगों का ये मानना है हमेशा नेक्स्ट पेज से आंसर, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए वो आपकी इच्छा पर है, क्योंकि देखिए अगर मान लेते, अगर या मेरा मान लीजिए यहाँ पर अगर आंसर खत्म होता और मैं नेक्स्ट पेज से करता, यहाँ से करता, मैं इतना जगह तो बर्बाद होता, इतना हम कुछ और लिख सकते थे। नहीं ऐसा नहीं है, आप यहाँ से अगर प्रश्न बीच में भी अगर खत्म होता है यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है। मेरा कॉपी देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो इसमें क्या दिक्कत क्या है। कई लोग सलाह देते नहीं, सलाह देते कि नहीं आपको नए पेज से कर, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप बीच से भी करें तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। और कई लोग का ये सलाह, कई लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसे एरो मत बनाओ, ऐसे क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत विशेष नहीं है। कई लोग कहते हैं ऐसे एरो मत बनाओ, कई लोग कहते हैं स्टार मत बनाओ, बीपीएससी में नंबर नहीं मिलता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने कॉपी को सुंदर बनाने के लिए जो है ना कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोशिश करना कि इन्हें कोई
ऐसे ओम नमः शिवाय लिख दिया, ऐसा नहीं करना, जय माँ दुर्गा। ये सब बीपीएससी का क्या गाइडलाइन है? बीपीएससी गाइडलाइन है कि आप ऐसा कोई स्वास्तिक का चिन्ह ना बना दें, कोई मतलब कि भगवान का फोटो ना बना दें, ये उनका मतलब रोक है। ये ना कोई आप गीता बाइबल लिख का है, ये उन पर रोक है। ये नहीं कि आप अगर मान लीजिए अगर आप अपने आंसर को बेहतर कर दें, ऐसा कोई फ्लोचार्ट बनाने बोला, ऐसा बना लिए, फिर ऐसा एरो दिखा दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आंसर को बेहतर करने के लिए अगर आप किसी फ्लोचार्ट, अगर किसी डायग्राम का, अगर किसी एरो का यूज़ करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं देखा हूँ कई सारे कोचिंग में क्या बोलते हैं कि नहीं ये एरो गलत यूज है, नहीं बिल्कुल इनका मतलब कि गाइडलाइन मेरे ख्याल से गलत है दिखा देने का। आप बेहतर मतलब अपने आंसर को बेहतर करने का आप ऐसे देखिए, कई लोग ये बोलते हैं ये एरो मत दो, देखिए क्यों, अगर भाई पॉइंट को दिखाना तो क्यों देगा आदमी, तो कई क्वेश्चन को नहीं ये मत दो। तो बीपीएससी का अगर पढ़िएगा गाइडलाइन तो उसमें सिंपल लिखा है कि आप कोई भगवान के चिन्ह, कोई ओम नमः शिवाय ये सब नहीं लिख सकते हैं, बाकी तो बेहतर करने का आप कर ही सकते। चलिए इसका मैं भूमिका पढ़ता हूँ। तो भूमिका आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैं कि गरीबी वह समाज, मैं यहाँ पे गरीबी को परिभाषित करने की कोशिश करूँ। गरीबी वह सामाजिक आर्थिक वंचना है जिसमें देश के नागरिकों को आधारभूत सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती है। अमर्त्य सेन का मैं यहाँ देखिए एक अर्थशास्त्री का नाम जिक्र कर दिया भूमिका में, ठीक ना। तो आप ऐसे कथन या ऐसे किसी बड़े अर्थशास्त्री नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ उन्होंने क्या कहा था कि सुविधाओं का अभाव ही क्या है, गरीबी है। वहीं विश्व बैंक के अनुसार $1.9 प्रतिदिन खर्च करने वाला व्यक्ति जो है ना गरीब है। और कई लोगों का ये भी होता है फर्क राइटिंग, देखिए राइटिंग ऐसा होना चाहिए कि उसको सामने वालों को समझ में आ जाना चाहिए। देखिए और ये बात मान लीजिए अभी आपका राइटिंग कितना भी अच्छा क्यों ना होता हो, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, जब आपके पास टाइम मतलब कि एक प्रश्न को लिखने का 10 मिनट मिलेगा ना, आप वहाँ राइटिंग नहीं देखिएगा, आप कोशिश सिर्फ ये करना है कि ऐसा लिख आवे कि नहीं उस जो भी पढ़ेगा खाली कुछ समझ में आ जाए बस। देखिए मैं भी टाइम बहुत कम था, देखिए मैं कोशिश करूँ इतना लिख दिया जाए, क्योंकि राइटिंग मेरा अच्छा है। देखिए स्टार्टिंग में मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन देखिए पहला पेज में देखिए राइटिंग बहुत अच्छा है, देख सकते हैं यहाँ पे पहला पेज जो मैं लिखा हूँ। स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में आपका 2-3 आंसर देखिए कितना अच्छा राइटिंग है। स्टार्टिंग में आपको 1-2 क्वेश्चन होगा अच्छा, लेकिन जैसे जैसे टाइम वहाँ जाएगा तो आपको हाथ अपना स्पीड बढ़ जाता है, और वहाँ ऑब्वियस सी बात है जब आप स्पीड बढ़ा के लिखोगे तो राइटिंग का तो फिर थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होना जरूरी ही है। चलिए ये हो गया। तो मैं यहाँ पर देखिए कोशिश किया हूँ कि ऐसे अगर आप जब भी कभी इको का आंसर लिखें तो कोशिश करें कि कुछ डेटा या किसी बड़े अर्थशास्त्री का फैक्ट या स्टेटमेंट लिखने का कोशिश करें। नंबर हमेशा मैं बोलता हूं कि जब भी कभी आप हिस्ट्री का आंसर लिखें तो वहां भी आप बड़े इतिहासकार का कथन का यूज करें। जैसे 1857 के क्रांति में आप लिखें, जैसे आर्थिक काल में लिखें, बहुत सारी स्टेटमेंट में बताएं अपने यूट्यूब वीडियो पे, उसको आप जरूर यूज़ करें। बाकी यहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमिक्स सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ देखिए मैं लिखा हूँ भारत में गरीबी के अनुमान या आकलन के लिए सरकार द्वारा कई समिति का गठन किया गया है। इनके द्वारा सिफारिश के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। यहाँ तो हम थोड़ा सा गलती कर दिए, यहाँ योजना आयोग का मैं लिखा, लकड़वाड़ा लिखा, दंतेकार समिति लिखा, तेंदुलकर समिति लिखा और रंगराजन लिखा। खाली मैंने यहाँ पे आगे क्या किया है कि तेंदुलकर समिति के आधार पर गरीबी संख्या इतना लगभग है, फिर रंगराजन के आधार पर जो उसमें गठित हुआ था 27% दिया था, फिर और भी कई समिति के आधार पर जो है ना निकाला गया, ये मैं लिखा था विश्व बैंक के। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं गलती क्या कि जो रंगराजन समिति है या तेंदुलकर समिति का जो एग्जैक्ट क्या है मैं ये नहीं लिख पाया, इसलिए यहाँ हमको नंबर कम मिला। क्योंकि यहाँ पर हमको ये लिखना था कि जैसे कि जो तेंदुलकर समिति का आधार किया है, कितना रुपया प्रतिदिन लिए हैं, फिर जो रंगराजन कितना लिए हैं वो हमको लिखना, और एग्जैक्ट कि 21% है कि 33%, ये हमको यहाँ दिखाना हम भूल गए, इसलिए जो यहाँ पे मतलब कि लिख नहीं पाए, ध्यान नहीं रहा उसमें, इसलिए हमको यहाँ नंबर क्या मिला है, मतलब यहाँ पे था हमको कमी यहाँ लग रहा है, ठीक है। बाकी देखिए आगे यहाँ पे गरीबी का क्या कारण देखिए, अब देखिए कारण का मैं यहाँ क्या बना दिया, फ्लोचार्ट बना दिया। देखिए पहला क्या कारण, आर्थिक कारण है, हमें क्या लिखें, कृषि और लाभकारी है, लघु कुटीर उद्योग का अभाव है, ऋण की सुविधाएं नहीं है, ठीक ना। बाकी पूंजी का निवेश सही नहीं है, सामाजिक कारण का जनसंख्या वृद्धि है, जातिवाद रूढ़िवादिता है, फिर राजनीतिक शक्ति की कमी है, औद्योगिक नीति का अभाव है, तकनीकी में क्या पुरानी मशीन है, सेवा क्षेत्रों में अभाव है, शिक्षा की कमी है। मतलब यहाँ फ्लोचार्ट में हम सारे कारण को देखिए, प्राकृतिक कारण लिख दिया, आपदा कारण है, अनियमित मानसून है, प्राकृतिक संसाधन का अभाव है, इस सब में यहाँ पे गरीबी के कारण में कई कारण और बेरोजगारी भी है, तो इसमें लिखा दिया फ्लोचार्ट में। बाकी यहाँ पे अब यहाँ मैं एक ये बना दिया फ्लोचार्ट, गरीबी दुष्कर्म, देख रहे हैं गरीबी का मैं दुष्चक्र ऐसे करके दिखा दिया, गरीबी है, कम बचत है। देखिए अब ये जो फ्लोचार्ट बना दिए कि भाई निम्न आय है लोगों का, अगर निम्न अगर आय है तो पूंजी निम्न निवेश होगा, obvious सी बात है, अगर निम्न निवेश है तो कम बचत होगा, ठीक ना। और आपका जो गरीबी, ये तो गरीबी दुष्चक्र इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। बाकी यहाँ देखिए ये मैं इसमें क्या किया हूँ कि भारत सरकार द्वारा गरीबी को दूर करने के उपाय, आप देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन का जो डिमांड था उसी अकॉर्डिंग में चला हूँ। यहाँ पे देखिए मैं उपाय लिखना शुरू कर दिया, उपाय। अब उपाय को मैं क्या किया हूँ, 2 बात में, आर्थिक समृद्धि के द्वारा उपाय जो सरकार द्वारा किया जा रहा है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो किया जा रहा है, मैं 2 पार्ट में बांट दिया। अब देखिए यहाँ मैं लिख दिया हूँ कि
सबसे पहले 12 पंचवर्षीय योजना देश में चल चुका है और इसका भी पर्पस कहीं ना कहीं गरीबी उन्मूलन ही तो है। 1990 के पहले भारत के विकास दर लगभग 3 से 5 में लगभग लिख दिया, बाकी अभी जो 1990 का लगभग 8 से 9% के आसपास रहा है। स्पष्ट है कि इस आर्थिक समृद्धि से देश का जीडीपी बढ़ने के साथ साथ देश की गरीबी भी खत्म हो रही है। 1950 में देश की लगभग 60% अधिक जनसंख्या गरीब थी, वहीं अभी वर्तमान में जो है लगभग 27% रह गई, मतलब उस समय का डेटा है, ठीक ना। बाकी पंचवर्षीय योजना के अतिरिक्त सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जाए, जैसे कि हम यहाँ अब कार्यक्रम का नाम लिख दिए, ये पीडीएस का नाम जिक्र कर दिए, ठीक ना। बाकी विश्व कार्यक्रम का जिक्र कर दिए, मनरेगा का जिक्र कर दिए, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब प्रोग्राम लिख दिए। फिर जनधन योजना के बारे में लिख दिए थे, सामाजिक सुरक्षा लिख दिए थे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के बारे में लिख दिया, प्रधानमंत्री, मतलब जितना भी योजना था ना अभी लेटेस्ट में सब में यहाँ जिक्र कर दिया। तो यहाँ योजना को हमको और थोड़ा लिखना चाहिए था, मतलब कि फ्लो चार्ट डायग्राम में तो चीज़ें और बेहतर हो सकता था। बाकी यहाँ निष्कर्ष में वही मैं लिखा हूँ कि भारत सरकार द्वारा देश में व्याप्त गरीबी को समाप्त करने हेतु पर्याप्त कदम उठाए गए। अतः आशा है कि 2030 तक भारत संयुक्त यूएनओ द्वारा घोषित जो एसडीजी लक्ष्य को पूरा करने में सफल होगा। यहाँ भी हमको कितना मिला है, 22 नंबर मिला। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ 22 लेने का मतलब यही कि यहाँ हमको 24-25 में मिलता, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो अगर कुछ और हम मॉडिफाई करते, मतलब यहाँ पे कार्यक्रम को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करते लिखते, बाकी यहाँ पे जो है इस एरिया को अगर जो निवारण को नहीं, ये वाला एरिया जो क्या कहते हैं ये यहाँ वाला एरिया अगर हम सही करते, इस वाले को थोड़ा सा हमको और नंबर यहाँ मिल सकता था। मैं वही कहता हूँ कि आप आराम से जो है ना मान के चलिए कि अगर 22 अगर है तो इसको आप आराम से ना 24-25 कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। आप यहाँ सीखिए कि मैं यहाँ पे क्या गलती किया हूँ। बाकी थोड़ा सा नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन जो है इसमें मैं जो लिखा हूँ उसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन में लिखा था कि जो ये वाला शायद, हाँ ये वाला लिखा था, ये भारत के प्रमुख पैमाने पर उद्योग भौगोलिक दृष्टि के विशेष क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। इसके क्या कारण है? भारत में प्रमुख जो बेसिक जो इंडस्ट्री है उसका व्याख्या है। यहाँ देखिए 3 पार्ट है कि विशेष भौगोलिक क्षेत्र में क्यों स्थापित किए गए, उसका कारण लिखना है और फिर कुछ का यहाँ एग्जाम्पल भी देना है। आइए मैं इसका आप लोग को आंसर डिस्कस कर देता हूँ। चलिए यहाँ देखिए मैं लिखा हूँ, हाँ यहाँ देखिए भूमिका लिखा हूँ कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उद्योग काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए उद्योग न केवल कच्चे माल की खपत करता है बल्कि देश के 30% जनसंख्या को रोजगार भी उपलब्ध कराता है। मैं इसी तरह लिख दिया हूँ, ठीक है, भूमिका थोड़ा फैक्ट होना चाहिए। बाकी किसी देश में कई तरह के उद्योग स्थापित होते हैं, जिन्हें निम्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि भारी उद्योग होता है, खनिज उद्योग होता है, कृषि उद्योग होता है। मैं इसी तरह से लिखने का प्रयास किया। बाकी भारत के पढ़ाए सभी उद्योग कुछ विशेष भौगोलिक क्षेत्र में स्थापित किए, क्योंकि उद्योग की स्थापना के लिए पीछे कई कारक। देखिए मैं डायरेक्ट क्या कि मैं कोशिश किया हूँ कि डायरेक्ट आंसर पाया जाए, ज़्यादा लफाजी करने से बेहतर है कि डायरेक्ट आंसर लिखो, ठीक ना। ये हमेशा आपका फोकस होना चाहिए। जैसे भारत के पूर्वी क्षेत्रों में बोकारो स्टील प्लांट सब लगा है, क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे लोहा कोयला सब कुछ है। मतलब अहमदाबाद में, महाराष्ट्र में कपड़ा उद्योग, मतलब कि मैं यहाँ एग्जांपल देकर कोशिश किया, ठीक है। बाकी प्रमुख बड़े उद्योग कुछ भौगोलिक क्षेत्र में स्थापित करने के कारण क्या, देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया कारण, ठीक है। कच्चे माल हैं, पानी है, बाजार है, वित्त है, श्रम है, औद्योगिक नीति है, आधारभूत संरचना, बंदरगाह उद्योग है, ठीक है। मैं लिख दिया कारण लिख दिया, क्योंकि आपको पता है इसी पर डिपेंड करता है। देखिए झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में स्टील पावर प्लांट है, क्योंकि यहाँ लौह अयस्क की दृष्टि से अनुकूल है। वहीं कोयला खान में उपलब्ध है, सबसे महत्वपूर्ण पानी की उपलब्धता है। असम, महाराष्ट्र में तेल रिफाइनरी उद्योग इसलिए है स्थापित क्योंकि वहाँ कच्चे माल की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। महाराष्ट्र में कपड़ा की मिलें क्योंकि वहाँ कपास का उपलब्धता है। इस समय लिख दिया फर्म बाजार में। बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में गन्ने के मिल हैं, क्योंकि वहाँ गन्ने की खेती होती है। वहीं पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल में जूट की उद्योग है। तो मैं ये सब लिख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना हमको ये क्या करना चाहिए था, कोई ना कोई एक मैप बनाना था यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि बोकारो स्टील प्लांट है तो बोकारो के लिए लोहा कहाँ से आता है, पानी कहाँ से आता है, फिर कोयला कहाँ से, मतलब एक डायग्राम अगर बना देते ना फ्लो चार्ट, तो हमको थोड़ा सा अच्छा नंबर यहाँ पे और मिल सकता था। एक कभी हमको यहाँ दिखा। बाकी उसके बाद देखिए अगर मैं लिखें आधुनिक भारत के विकास में बुनियादी उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में आधारभूत उद्योगों की स्थापना हुई, जो आज भी निरंतर जारी है। आगे हम लिखें कि भारत में कौन कौन सा बेसिक इंडस्ट्री है, लो स्टील है, एल्युमिनियम है, उर्वरक है, कपड़ा है, तांबा। इस समय यहाँ पे क्योंकि लास्ट इसका सेक्शन था मैं यहाँ पे इसको लिख दिया। बाकी भारत में प्रमुख बुनियादी उद्योग जैसे लो स्टील है, इनमें से मैं जिक्र कर दिया भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, टाटा, सिंदरी, बरौनी, हिंडिल को सब लिख दिया। भिलाई, दुर्गापुर में सब जितना एग्जाम्पल लिख दिया। तो यहाँ पर मैं लिखा निष्कर्ष कहा जा सकता है कि देश के विकास में उद्योग की भूमिका निर्णायक, इसलिए भारत सरकार मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आशा है कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ 21 मिला। यहाँ देखिए कमी यही रहा कि क्वेश्चन को जो हम सही ढंग से डील नहीं कर पाए, ठीक है ना। यहाँ पे
अगर एक दो मैप भी बनाते हैं, बिहार पूरे वर्ल्ड देश का मैप बना देते, कहाँ कहाँ कौन सा इंडस्ट्री वो दिखाते हैं, मैप की कमी लगा। बाकी जो है ना ये कारण को थोड़ा सा और हम डील कर सकते थे कारण को अच्छे से। उसके बाद जो यहाँ पे जो है ना मतलब कुछ यहाँ कमी, अगर इसको हम सही करते यहाँ पे हमको 23-24 नंबर मिल सकता था। फिर 21 नंबर 22 नंबर अभी के अकॉर्डिंग जो है ना अच्छा मार्क्स खा के 60 सर्वे पे से, क्योंकि इसके बाद इतना कम मार्किंग हुआ है ना तो बहुत ही कम मार्किंग किया जा रहा था, ये हो सकता है। तो आप इसको देख लीजिए एक बार, आपको इसे देखने से बहुत कुछ फ़ायदा हो जाएगा, कहाँ कमी है, कहाँ आपको सुधार करने की आवश्यकता है। और जो आपको डाउट है कि कहाँ से पेज लिखना चाहिए, कहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, कैसे देखिए, कैसे मतलब फिर से अच्छे से देख लीजिए वीडियो के, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ आपको गैप। और कई लोग क्या करते हैं कि जब अभी आंसर प्रैक्टिस करते हैं तो मार्जिन नहीं देते हैं। मैं फिर बोलता हूँ आपको अपना जब भी कभी अभी पेज में लिखें तो आप तो मार्जिन दें। और देखिए ऊपर भी मार्जिन, देखें यहाँ पे ऊपर भी मार्जिन दिया गया है, तो आप हमेशा अपना कॉपी इसी स्टाइल में लिखें। देखें कितना इतना ऐसा कॉपी ले लें, ठीक ना, ऐसा ही देखिए, सब देखिए मार्जिन दिया है, सब में देखिए मार्जिन छुड़ा हुआ है, ठीक ना, सब में मार्जिन है, ठीक ना, सब में मार्जिन है। तो आपको इसको ऐसे करना। बाकी ये जरूर नहीं कि हमेशा नए पेज से ही आंसर शुरू किया जाए। कई लोग आपको बोलेंगे नहीं नए पेज से, वैसा बिल्कुल नहीं, आप 20 से भी करें, हाँ, लेकिन जो भी लिखा टू द पॉइंट लिखा। देखिए मेरा इस आंसर का सबसे बड़ा अच्छा बात ये था कि मैं ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा, हाँ, जो क्वेश्चन में डिमांड था वही लिखा। अगर भटकिएगा तो फिर आपको नंबर वहाँ पे 15 नंबर देगा, 15 नंबर एवरेज मार्किंग हुए, ठीक है। आप इससे सीखें, ठीक ना। बाकी और भी जो सेक्शन होगा मैं उसका डिस्कस कर दूँगा, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।